नमस्कार। कभी सोचा है कि सोना क्यों इतना चमकता है और कोयला क्यों नहीं? ये सारा खेल है मेटल्स और नॉन मेटल्स के विज्ञान का। और आज हम इसी दिलचस्प दुनिया की सैर करेंगे इन बेहतरीन हाथ से लिखे नोट्स के जरिए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम इन एलिमेंट्स की पहचान से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे जुड़ते हैं, और हाँ, ये भी समझेंगे कि हम इन्हें धरती से निकालकर अपनी रोजमर्रा की चीजों में कैसे बदलते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब हम इन एलिमेंट्स को सिर्फ देखकर या छूकर कैसे पहचान सकते हैं, आइए जानते हैं। जरा यहां देखिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का फर्क कितना साफ है। एक तरफ है मेटल्स, चमकदार, आमतौर पर कठोर, जिन्हें पीटकर पतली चादरें और खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। और हाँ, ये गर्मी और बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर भी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स ज्यादातर बिना चमक वाले, नरम और नाजुक होते हैं। लेकिन जैसा कि केमिस्ट्री में होता है, हर नियम के कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद भी होते हैं। और ये रहे वो कमाल के अपवाद। देखिए, पारा यानी मर्क्यूरी एक मेटल है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। सोडियम और पोटेशियम मेटल होकर भी इतने सॉफ्ट हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स में आयोडीन चमकदार होता है, और कार्बन का ही एक रूप, हीरा, दुनिया का सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है। इतना ही नहीं, कार्बन का दूसरा रूप, ग्रेफाइट, बिजली का अच्छा कंडक्टर है। इन्हीं खासियतों की वजह से ही तो कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तनों में होता है। अच्छा, हमने इनकी बाहरी पहचान तो देख ली। अब चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इनके असली स्वभाव को जानते हैं। मतलब ये केमिकल तौर पर कैसे बर्ताव करते हैं। ज्यादातर मेटल्स ऑक्सीजन से मिलकर मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे मैग्नीशियम को जलाने पर एक बहुत तेज सफेद रोशनी के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। वहीं तांबे को गर्म करें तो वो काला पड़ जाता है, क्योंकि उस पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। सोडियम और पोटेशियम तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि हवा में आते ही आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स का स्वभाव थोड़ा अलग होता है। कह सकते हैं कि उनकी एक ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इन्हें ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी, और दोनों ही मामलों में सॉल्ट और वाटर बनाता है। पानी के साथ भी हर मेटल का बर्ताव उसकी रिएक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है। पोटेशियम और सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, इसलिए ठंडे पानी में भी जोरदार रिएक्शन करते हैं। कैल्शियम थोड़ा शांत है, और मैग्नीशियम को तो गर्म पानी चाहिए होता है। वहीं एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक जैसी धातुएं और भी नखरीली हैं। वे सिर्फ भाप यानी स्टीम से ही रिएक्ट करती हैं। आमतौर पर जब मेटल्स एसिड से मिलते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, नाइट्रिक एसिड। ये एक स्पेशल केस है। ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिएक्शन में बनने वाली हाइड्रोजन गैस को फौरन ऑक्सीडाइज करके पानी में बदल देता है। इसलिए इसके साथ रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, पानी बनता है। मेटल्स की पहचान के दो और मजेदार तरीके हैं। एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ऐसा होता है कि एक ज्यादा ताकतवर यानी ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कमजोर मेटल को उसके सॉल्यूशन से बाहर धकेल देता है, जैसे लोहा या जिंक कॉपर को बाहर कर देते हैं। दूसरा है फ्लेम टेस्ट। हर मेटल को आग में जलाने पर एक खास रंग की लौ निकलती है, जैसे सोडियम से पीली और कॉपर से हरी। तो हमने देखा कि ये अलग अलग कैसे बिहेव करते हैं। पर क्या होता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिलते हैं? यहीं से कहानी शुरू होती है आयोनिक बॉन्ड्स की। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये दिखाती है कि एक मेटल अपना इलेक्ट्रॉन एक नॉन मेटल को कैसे देता है। बाईं तरफ देखिए, सोडियम अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन देने से सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया और इलेक्ट्रॉन लेने से क्लोरीन नेगेटिव आयन। और बस ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और बन जाता है हमारा खाने वाला नमक यानी सोडियम क्लोराइड। दाईं तरफ मैग्नीशियम क्लोराइड में भी यही होता है। बस फर्क इतना है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है।
इसी मजबूत आयनिक बॉन्ड की वजह से इन कंपाउंड्स के गुण भी बहुत खास होते हैं। ये कांच की तरह हार्ड तो होते हैं, पर चोट लगने पर आसानी से टूट भी जाते हैं। इन्हें पिघलाने या उबालने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। ये पानी में तो आसानी से घुल जाते हैं, पर पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, सॉलिड स्टेट में ये बिजली पास नहीं होने देते, लेकिन जैसे ही इन्हें पिघलाया या पानी में घोला जाता है, इनके आयंस आज़ाद हो जाते हैं और ये बिजली के बेहतरीन कंडक्टर बन जाते हैं। अब तक हमने जो भी सीखा, चलिए उसे असल दुनिया में इस्तेमाल करके देखते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मेटलर्जी, यानी मेटल्स को जमीन से निकालकर शुद्ध रूप में कैसे लाया जाता है। किसी भी मेटल को निकालने का तरीका तय करने के लिए हमें इस एक्टिविटी सीरीज को समझना होगा। इसे आप मेटल्स की एक रैंकिंग लिस्ट समझ सकते हैं, जो बताती है कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जो सबसे ऊपर हैं वे सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं और जो सबसे नीचे हैं वे सबसे कम। और इसी रैंकिंग के आधार पर इन्हें निकालने का तरीका चुना जाता है। जो मेटल्स इस लिस्ट के बीच में आते हैं, उन्हें निकालने के लिए 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला, रोस्टिंग, जिसका मकसद है सल्फाइड ओर को हवा में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। दूसरा है कैल्सिनेशन, जिसका मकसद है कार्बोनेट ओर को कम हवा में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना। जब हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है तो आता है तीसरा और आखिरी कदम, रिडक्शन। इसमें ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके हम आखिरकार शुद्ध मेटल हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ एक सीधी सी तुलना है। जो मेटल्स लिस्ट में सबसे ऊपर हैं वे इतने रिएक्टिव हैं कि उन्हें कार्बन से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके पिघले हुए ओर में से बिजली गुजारकर यानी इलेक्ट्रोलिसिस से उन्हें निकाला जाता है। वहीं जो मेटल सबसे नीचे हैं, जैसे पारा, वे इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि उन्हें सिर्फ गर्म करके ही उनके ओर से अलग किया जा सकता है। मेटल तो मिल गया, पर अभी भी उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। उन्हें हटाने के लिए होती है रिफाइनिंग। सबसे आम तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें हम अशुद्ध मेटल की एक रॉड बनाते हैं जिसे कहते हैं एनोड, और शुद्ध मेटल की एक पतली पट्टी होती है जिसे कहते हैं कैथोड। जब बिजली पास की जाती है तो शुद्ध मेटल एनोड से निकलकर कैथोड पर चिपक जाता है और सारी गंदगी नीचे एनोड मड बनकर जमा हो जाती है। तो हमने मेटल को जमीन से निकालकर शुद्ध भी कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब चुनौती है उसे बचाए रखने की, क्योंकि नेचर उसे धीरे धीरे खराब करना चाहती है। और यहीं पर आता है कोरोजन, यानी संक्षारण। कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें मेटल्स अपने आसपास की नमी और हवा से रिएक्ट करके धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। इसका सबसे जाना माना एग्जाम्पल है लोहे में जंग लगना। इसी तरह तांबे पर हरी परत जमना और चांदी का हवा में धीरे धीरे काला पड़ जाना भी कोरोजन ही है। तो इस कोरोजन से बचें कैसे? पेंट या तेल लगाना तो आसान तरीके हैं ही, पर कुछ एडवांस तरीके भी हैं। पहला है गैल्वेनाइजिंग। इसमें हम लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। ये एक तरह का बलिदान है, जहां जिंक खुद जंग खाकर लोहे को बचाता है। दूसरा तरीका है एनोडाइजिंग। इसमें एल्यूमिनियम के ऊपर उसी के ऑक्साइड की एक मोटी प्रोटेक्टिव लेयर बना दी जाती है जो उसे आगे खराब होने से रोकती है। और अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मेटल्स को मिलाकर उन्हें और भी बेहतर बनाया जा सकता है और कुछ खास रिएक्शन से उनकी ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एलॉयज, यानी मिश्र धातुओं की। ये 2 या ज्यादा मेटल्स का एक ऐसा मिक्सचर है जो हमें ओरिजिनल मेटल से भी बेहतर गुण देता है। जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहा और कार्बन का ये अलॉय हमारे किचन में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हार्ड है और इसमें जंग नहीं लगता। पीतल, जो तांबे और जिंक से बनता है, सजावटी चीज़ों में काम आता है। और सोल्डर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में तारों को जोड़ने के काम आता है। और इस पूरे सफर को खत्म करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, कभी सोचा है कि रेलवे की विशाल पटरियों को एक साथ कैसे वेल्ड किया जाता है? इसका जवाब है थर्मिट रिएक्शन। ये एक कमाल का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इसमें से बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है, इतनी ज्यादा कि लोहा पिघल जाता है। और इसी पिघले हुए लोहे का इस्तेमाल पटरियों या मशीनों के टूटे हुए भारी हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये मेटल केमिस्ट्री की असली ताकत का एक शानदार प्रदर्शन है।